नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ढार से क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल में मैं आपके डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो दोस्तों किसी भी अपनी इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, आर बराबर क्या होता है दोस्तों, रो एल अपॉन के ए होता है। ठीक है, आप सबको इतना तो पता ही होगा। तो वो क्या पूछना चाह रहा है कि किसको कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कटाव क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो जो अपना रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है कटाव क्षेत्रफल मतलब कि एरिया के क्या होता है, वित्त क्रमानुपाती होता है। तो आर क्या होता है दोस्तों, बराबर ये आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ कटाक्ष का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए अपना P बराबर, चलो मैं तीनों फार्मूला लिख देता हूँ। P बराबर क्या होता है दोस्तों, वी आई होता है, एक P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और एक P हो क्या होता है दोस्तों V का स्क्वायर अपॉन के आर होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे हम ये वाला तीसरा वाला फॉर्मूला है इसका हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या बताया था मैंने, V का स्क्वायर अपॉन के आर। तो दोस्तों इसमें आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हमको क्या निकालना है, इसका प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध किधर में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों अपना V कितना है यहाँ पे 250 का स्क्वायर इंटू के 250 हो जाएगा, है ना, अपॉन के कितना दोस्तों, वाट कितना है 250 है, 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 250 हमारे पास बच जाएगा। दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 250 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अपना रेजिस्टेंस होता है इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस विलोमानुपाती होता है ना। तो दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक्सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जो होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि 1/2 पाई एफ सी। तो ये जो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एक्सी का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और दोस्तों आपको बता देना चाहूँ जो अपना एक्स एल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 पाई एफ एल होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये दोनों फार्मूले याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये आईएमपी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन से आंसर मतलब बन जाता है ना, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन, डीसी मशीनों के ब्रश पर अधिकतम दबाव होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो अपने ब्रशेस होते हैं काय के बने होते हैं दोस्तों, कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि उन पे जो दबाव होता है अधिकतम कितना होता है, वो होता है दोस्तों 0.45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है, बायां हाथ मतलब कि दोस्तों लेफ्ट हैंड पूछा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड काय में लगता है आप सबको पता ही होगा कि जो अपनी मोटर होती है उनमें क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है अपनी तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर 4 फिंगर होती है दोस्तों वो क्या कार्य करती है उसमें। तो ठीक है दोस्तों, वो क्या कार्य करती है, अपना फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। और जो दोस्तों अपनी मध्यमा होती मिडिल फिंगर होती है वो क्या दर्शाती है दोस्तों, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, और जो अपना अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है दोस्तों, मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कि क्या दर्शाता है दोस्तों, कंडक्टर की दिशा को, मतलब कंडक्टर मतलब चालक की घूमने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्लक्स की दिशा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परमियंस का मात्रक क्या। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो अपना मैग्नेटिक सर्किट होता है, चुंबकीय परिपथ होता है, उसमें अपना परमियंस होता है जो क्या करता है दोस्तों, जो फ्लक्स होता है उसको बहने के लिए मतलब कि सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी इकाई पूछ रहा है क्या होगी। तो इसकी इकाई क्या होगी, वेबर प्रति एम्पियर टन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जस्ट एक अपोजिट होता है, रिलक्टेंस होता है किसका, परमियंस का। ठीक है, अपोजिट इसका रिलक्टेंस होता है जो क्या करता है दोस्तों, मैग्नेटिक सर्किट में परिपथ में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो जिसकी इकाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसकी इकाई क्या हो जाएंगे, एम्पियर टन प्रति वेबर हो जाएगी।
जाएगी, है ना। तो क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आपको ये समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं ये सब बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, रिलेक्टेंस जो होता है दोस्तों परमियंस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में होता है, और जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है दोस्तों उसमें परमियंस की जगह कंडक्टेंस होता है, जिसको चालकत्व बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे रिलेक्टेंस, यहाँ जो अपना मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है, और जो अपना विद्युत सर्किट होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अपना कि बैटन वायरिंग में प्रयुक्त बैटन की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए। जो आप सबको पता है कि जो वायरिंग्स होती है उनमें बैटन वायरिंग भी एक प्रकार की वायरिंग होती है, तो उसमें जो बैटन होता है उसकी न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई होनी चाहिए 10 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे, समांतर में संयोजित 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 5 माइक्रोफेरेड संधारित्र की कुल धारिता कितनी होगी। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए जो संधारित्र होता है ना, कैपेसिटर जो बोलते हैं ना, तो वो क्या बोल रहा है, वो अपना को काय में जुड़े हुए है, ये समांतर क्रम में संयोजित है। तो समांतर क्रम में दोस्तों CT बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2 प्लस के C3, क्योंकि इसका जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको क्या करना, इन तीनों का आप जब मतलब जोड़ देंगे, देखो 3 और 4 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए कोई कठिन नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक फैक्टर का मान कितना होगा। तो पिक फैक्टर कितना होता है दोस्तों, √2 का होता है। तो आप सबको पता है कि √2 का मान कितना होता है, 1.141 इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, AC का औसत मान होता है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो अपनी AC विद्युत धारा होती है उसका मान कितना होता है, मतलब कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो उसका एवरेज वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0.637 होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको तो याद ही हुआ है तब, तो ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से IMP क्वेश्चन है इसका, देखिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। ये दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पीले धरातल पर सफेद रंग से बनाया गया चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको अपने पता है कि 4 टाइप के मतलब सिंबल्स होते हैं, उनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला दिया है निषेधात्मक दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा दिया सचेतक, तीसरा दिया सूचनात्मक और चौथा दिया आवश्यक। तो दोस्तों इनमें क्या बोल रहा है, वो पीले धरातल है और सफेद रंग है। तो दोस्तों कौन सा होता है अपना, वो सचेतक, मतलब कि वार्निंग साइंस होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, वार्निंग साइंस सिंबल, इसके ऐसा हम दर्शाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या होगा अगर एक इंडक्टर को उसकी रेटिंग की DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों क्या होगा, वह जल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक DC सीरीज जनरेटर को बिना लोड पर चलाने से क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो DC सीरीज जनरेटर होता है हम उसको बिना लोड पर नहीं चला सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि जो DC जनरेटर होता है सीरीज होता है, तो उसमें दोस्तों परिपथ ही पूर्ण नहीं होगा, इसलिए वो क्या करेगा, वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। इसका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 पोल वाले DC कंपाउंड जनरेटर की 1500 RPM पर आउटपुट प्राप्त फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो दोस्तों वह क्या पूछ रहा है हमको, क्या बोल रहा है, DC कंपाउंड जनरेटर में आउटपुट प्राप्त फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो दोस्तों आप सबको क्लियर रहना चाहिए कि जो अपना DC जनित्र होते हैं, फिर जो DC सप्लाई होती है ना, DC सप्लाई जो होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, अपने 0 होती है। तो दोस्तों इसको आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है DC सप्लाई 0 होती है ना, DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इसका हर्ट आ जाएगा, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव में किसकी स्थिति बदलती है। तो मतलब दोस्तों ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट में जो होता है ना दोस्तों, MNA होता है, ठीक है। किसकी स्थिति बदलती है, MNA, मतलब कि मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस की क्या होती है, स्थिति को परिवर्तित की जाती है, ठीक है, अभी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लैंप अधिक करंट लेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 110 वाट, ये क्या दोस्तों अधिक करंट लेगा, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस होगा क्या होगा दोस्तों, लो होगा, है ना, ठीक है, इन सब की अपेक्षा, ठीक है, बाकी सभी लैंपों की अपेक्षा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है।
जैसे कि आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों जब बैटरी चार्जिंग करते हैं तो उस समय जो उसका अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दोस्तों जो अपना अपेक्षित घनत्व होता है हम उसको हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है। मतलब कि जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि फ्लेमिंग के दो रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल है और एक राइट हैंड रूल है। तो जो अपना जनरेटर होता है दोस्तों उसमें राइट हैंड रूल वर्क लगता है, राइट हैंड का नियम लगता है, मतलब कि दाएं हाथ का नियम। और जो अपनी मोटर होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड रूल वर्क करता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है हमें, जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है, तो दाएं हाथ का नियम लगेगा उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक केबिल पर अंकित 7/22 इसमें अंश क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने लिखा है 7/22, तो 7 क्या है दोस्तों, उसमें कंडक्टर है ना, तारों की संख्या है 7, और 22 क्या है दोस्तों, SWG, मतलब कि जो कंडक्टर है ऊपर में उसमें उसका जो साइज है, डायामीटर है वो कितना होगा, 22 SWG का हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज इसको बोलते हैं, ठीक है। और 7 क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसमें तार की संख्या हो जाएंगी, जिसको हम छड़े बोलते हैं। तारों की संख्या मतलब कि कंडक्टर की जो कोर हो जाएगी, मतलब कि कितनी हो जाएगी, 7 कोर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चालकता का प्रतीक है। तो चालकता क्या होती है, इसकी जो इकाई होती है दोस्तों, उसकी इकाई की जो चालकता होती है सीमेंस होती है, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है जी होता है, ठीक है। सिंबल जो होता है जी होता है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जस्ता मिश्रण है। जस्ता दोस्तों जिंक Zn होता है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, ठीक है। तो जस्ता खुद एक दोस्तों एक धातु है, तो ठीक है, इनमें से इसका किसी का मिश्रण नहीं होता। तांबा टीन ये क्या हो रहा है मिश्रण। तो आप सबको पता है कि जस्ता ही खुद एक पेवर धातु है, ठीक है। तो ये केवल किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर्मेचर कोर की अधिकतम मोटाई कितनी होती है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो अपना आर्मेचर कोर होता है उसकी जो मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm होती है, मतलब मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर हो जाएगा ना, mm में होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन याद रखना। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम कितनी आ जाएगी, इसके 0.6 mm हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हिस्टेरिसिस नियतांक का प्रतीक क्या होता है। तो ये क्या होता है, ईटा, ईटा, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से दर्शाते हैं हिस्टेरिसिस नियतांक को। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो हम सिलिकॉन स्टील की कोर बनाते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, जो अपना हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए उसमें जो सिलिकॉन की जो मात्रा मिलाते हैं दोस्तों, उसमें कितनी मात्रा मिलाते हैं, 2 से 4% मिलाते हैं। मतलब अपने जितने भी मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इन सब की जो कोरें बनी होती है वो काय की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो उसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन को मिलाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा मुझे आप बताइएगा आज का, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, आपको जो भी डाउट होगी इसमें आपको क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद आपका, ठीक है।